राजेश जी से शुरुआत करते हैं क्योंकि जी, मुझे बिल्कुल। याद है जब मैं इंडस्ट्री में आया था एक नौजवान लड़के के तौर पर, ना काम की समझ थी ना कुछ। मुझे याद है कि तब भी राजेश जॉली वाज़ अ वेरी बिग नेम और तब यूँ लगता था कि क्या कभी ऐसा वक़्त आएगा कि इनसे कभी बात हो पाएगी या अरे! और तब भी इतना बड़ा नाम थे और आज भी हैं। आज तो ये मतलब बहुत एक वेटरन है इस कला में एकदम माहिर हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे माहिर कलाकारों से बात होती है क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर मैं पहला सवाल राजेश जी आप ही से कहूँ, हुँ, सीधा करूँ पहला सवाल हुँ, हुँ। कि आप 30-35 साल का तजुर्बा है, इसका पूरा निचोड़ पॉसिबल नहीं है किसी किसी 1 घंटे की एक कन्वर्सेशन में निकल आए। जी, जी। तो पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इतनी बड़ी इनिंग्स खेलने के पीछे और हुँ, नॉट आउट रहने के पीछे अगर हुँ। आपसे मैं पूछूं कि कोई एक चीज आप बताइए कि इस चीज का सबसे बड़ा रोल रहा है इन प्लेइंग सच अ लॉन्ग इनिंग्स of more than 30 years and still being so active and doing such great work. अगर आप मुझे एक राज बताएं, मैं सबसे ये राज पूछना चाह रहा हूं। देखो, राज़ वाली बात ये है दरअसल मैं आपको बताऊँ कि जब भी मेरे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है डबिंग के लिए, तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो जब मैं स्टूडियो से काम करके बाहर निकलता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ नया सीख के जाता हूँ। तो वो जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, वो इतने साल होंगे 30 साल के करीब हो गया मुझे काम करते हुए इंडस्ट्री में। तो आज भी वो जो सीखने वाली बात है, वो आज भी चल रही है। जिसकी वजह से मैं मतलब मैं ये कह सकता हूँ मुझे अब जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम आता है। बाकी लर्निंग प्रोसेस आज तक चल रहा है मेरा। लवली। यही वजह आई है थिंक मेन। आपने बहुत कम में ना राजेश जी आपने यही ये देखिए यही होता है जो तजुर्बा तजुर्बा बोलता है। जैसा कहते हैं कि तजुर्बा मैं आपको बोलता बताऊँ है। जैसे हाँ जी। एक स्टूडियो में मैं ग्लैडिएटर डब कर रहा हूँ, रसल क्रो को डब कर रहा हूँ। तो उसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। उसमें डायलॉग है, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को ज़िंदा जला दिया गया। उसके बाद मैं दूसरे स्टूडियो में जाता हूँ। वहाँ मैं स्कूबी डू में स्कूबी डू को डब करता हूँ। स्कूबी डूबी डू। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, अलग-अलग कैरेक्टर करना, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके मैं घर जाता हूँ। आई इन थिंक ये चीज़ों जो से आपने सीखता बात कही है राजेश जी, ये बहुत कमाल की और बहुत गहरी बात है। स्पेशली आजकल के नौजवानों के लिए या जो लोग अभी ये काम करना शुरू कर रहे हैं, हूँ। उनको आप जैसे एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट से ये सीखना चाहिए कि नेवर स्टॉप लर्निंग। यस। जो आपने कहा है उसका निचोड़ मेरी समझ में ये हाँ, आया है, एक तो हाँ, कि एक ओपन माइंड रखिए और हाँ। अपने आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखिए। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वॉइस आर्टिस्ट इज नथिंग बट समवन हु हैज केप्ट द चाइल्ड इन हिम अलाइव। तो ये जो हुँ, आपने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल ये दर्शाते हैं कि आपने खुद को इतना फ्लेक्सिबल रखा है मेंटली कि यस। आप वक्त की धूल की परतें आपने चढ़ने नहीं दी हैं। ये सबसे कमाल की बात है। तो दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट राजेश जी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। जो भी लोग देख रहे हैं, ये बहुत कमाल की बात है कि हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखिए और माइंड ओपन रखिए और अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए ताकि कोई भी किरदार आए, आप उसमें ढल जाएँ। यस। कई बार आज ऐसा होता है मैं कि हाँ जी, डब हाँ जी। करते हुए डबिंग चल रही है किसी प्रोजेक्ट की। हमने 5-6 सीन कर लिए हैं। तो क्या करते-करते आप उस कैरेक्टर में आ जाते हैं, तो आपको और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो कई बार करते-करते बोलते जो डबिंग डायरेक्टर है हमारे, उनको बोलते हैं, "यार, ये जो फर्स्ट सीन मैंने किया था, उसको दोबारा डब करते हैं।" क्यों? करेक्ट। क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, कैरेक्टर आई अभी थिंक ये बन रहा बहुत है। रेगुलरली होता है फर्स्ट ना, मेरे जैसे ख्याल से किया बहुत था, रेगुलरली होता है। उसको और अच्छी तरह किया जा सकता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि डबिंग करके घर पहुँचे तो
रात को सोचा कि आज मैंने जो काम किया, कैसा काम किया? तो कई बार लगता है नहीं आज ठीक नहीं किया मैंने, ये गलती की है मैंने। हुँ, तो वो जो लर्निंग आप खुद अपने टीचर बनो, आप खुद से ही बहुत कुछ सीखते हो, तो ये बहुत ज़रूरी दैट्स है। ट्रू। कंप्लीटली आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। थैंक यू राजेश जी। बड़े कमाल की बात आपने कही शुरुआत में ही। अब मैं परिणीति की तरफ आना चाहूँगा। जी, आपका भी इतना लंबा करियर रहा है। अगर मेरा सवाल जी, आपसे ये है कि अगर मैं आपसे जी, ये पूछूं कि क्योंकि सब सक्सेस की तो बात सब करते हैं, यू सीन अ लॉट ऑफ सक्सेस ऑल्सो, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विच हैज बीन योर मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर जर्नी, और कि पूरे सफर का, ये मैं किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा कि इस सफर में जो उतार चढ़ाव आए हैं उसमें आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष वाला अ, वक्त कौन सा रहा है, और आप उससे उबरे कैसे हैं एज एन आर्टिस्ट। ओके। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि आई एम अ थिएटर एक्टर सिंस माय चाइल्डहुड। आई गॉट थ्राइस ऑल इंडिया बेस्ट एक्टर इन मराठी एंड हिंदी थिएटर एंड आई एम अ कथक डांसर। सो स्टेज फियर तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब पहली फिल्म मिली तेरे मेरे सपने, और वो भी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन की इतनी बड़ी फिल्म, तो माइक पोजीशन नहीं पता, माइक पे कैसे बोलते हैं नहीं पता, क्योंकि कभी जिंदगी में माइक को फेस ही नहीं किया था, थिएटर किया था। वहां जाने के बाद पता चला कुछ 50-100 लड़कियों का ऑडिशन हो चुका है, और चुपचाप जाके हम वहां खड़े हो गए। राकेश रंजन जी जो हमारे गुरुजी है, आज भी है हमारे साथ वो, तो उनसे पूछा हमने, उन्होंने पूछा हमसे कि पहली बार डब कर रही हो? डरे हुए सहमे हुए से थे। तो हमने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा कौन से शहर से हो? मैंने कहा इंदौर से। अरे मैं भी इंदौर का हूँ। तो जैसे ही एक वो शहर का कोऑर्डिनेशन बन गया ना, तो हम बहुत खुश हुए और थोड़े से रिलैक्स हो गए। उसके बाद में एक रोने वाला सीन आया, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पापा की उसी समय डेथ हुई थी, और उसी पे उन्होंने ऑडिशन करवाया। तो ऑडिशन बेहतरीन हुआ हमारा। मतलब हम सचमुच बहुत रोए थे। आज भी खैर रोते हैं उनके लिए, या सीन कोई भी देखते हैं तो अपने आप आंसू निकल आते हैं। तो ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ, और धीरे-धीरे फिर उन्होंने सिखाया सिखाया लिप सिंक कैसे होता है, कैसे करना चाहिए, पेपर कैसे पकड़ोगी? तो हमने कहा पेपर नहीं पकड़ेंगे। तो डायलॉग याद हो जाएँगे? हाँ जी, याद हो जाएँगे। नहीं, नहीं पेपर पकड़ो। तो फिर ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो उन्होंने सिखाई। तो पहली फ़िल्म बहुत मुश्किल तो नहीं थी, हाँ, लेकिन 1-2 सीन्स थे जो थोड़े से मुश्किल लगे शुरुआती के। उसके बाद तो फिर हम खुल गए थे, हम थोड़े से बिंदास टाइप के हैं। तो हम खुल गए थे, और फिर काफ़ी सारे श्रीदेवी आ गई लाइफ़ में, और मनीषा कोइराला आ गई लाइफ़ में। फिर गुप्त में एक मनीषा ये तो कोइराला ये का तो ये हमने तो सीन ये तो किया आपने था। बताया, बड़ा बड़ा अच्छा आपने बताया बनिधि कि ये कि कैसे शुरुआत जी, हुई और सक्सेस। बट आई एम श्योर किसी जी, भी फ्रीलांस वॉइस आर्टिस्ट जो हम हैं, हम सब फाइनली फ्रीलांस वॉइसेस हैं, फ्रीलांस का काम करते हैं, चाहे बिल्कुल। एक्टर हो, चाहे वॉइस आर्टिस्ट हो। एक वक्त ऐसा भी आता है जब काम कम हो जाता है, या बड़ा एक बिल्कुल, मुश्किल वक्त आता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। तो आप मुझे ये करेक्ट। बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा कोई वक्त आया है, पहला सवाल, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग देख रहे हैं। हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जो अपना सफ़र अभी शुरू कर रहे हैं, और कई बार जी, ये हम जैसे आर्टिस्ट्स की कहानी देखते हैं, इनको लगता है कि ये तो बड़े सक्सेसफुल हैं और सब कुछ हंकी डोरी या बेड ऑफ रोजेस होगा, ग्लैमर हुँ। होगा। तो आप ये बताइए कि जब ऐसा वक्त आया आपकी लाइफ में, क्या आया है? पहला तो ये, अगर है, तो आपने उस दौरान आपने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ वॉइस आर्टिस्ट? ये आप बताइए। बिल्कुल आया था हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा समय, और या तो लोग शायद डरते होंगे, या मतलब एक हीरोइन से स्टार्ट किया है, और कैरेक्टर्स के लिए बुलाने में थोड़ा-सा एक होता है ना, कतराते हैं लोग कि कैसे बुलाएँ, पेमेंट ज़्यादा होगा। पेमेंट को लेके काफ़ी बार ऐसा हुआ है हमारे साथ में। तो ये चीज़ हुई है, ये बात तो हुई आपने है कैसे हमारे साथ। हैंडल किया है उसको? आपने उसको क्या क्या आप ऐसे, क्योंकि ये जो आपने बताया एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप जी, एज़ अ वेटरन एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड ये बड़ा एक डिलेमा हो जाता है, एक बड़ा एक ये कि क्या करें आप? तो आपने थोड़ा-सा ऐसे टाइम पे इंतज़ार क्या करना पड़ता कैसे है। हैंडल कर थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ता है।
और इंतजार करना उनसे पड़ता बात करके और थोड़े से अगर अपने कीमतों को या अपने रेट्स को थोड़ा डाउन किया जाए तो वो हो ओके सकता है। और अगर आपकी जरूरत है, हम ये कहेंगे कि अगर आपकी जरूरत है उस कैरेक्टर के लिए, तो फिर ना पेमेंट देखी जाती है, ना किसी और चीज को देखा जाता है, फिर तो बुलाना ही है। और आजकल तो चैनल्स का हस्तक्षेप ज्यादा हो गया है, तो हाँ उस जी वजह से चैनल की तरफ से अगर आ जाता है कि राजेश जी चाहिए, राखी चाहिए, हम चाहिए, तो फिर प्रोडक्शन हाउस कुछ नहीं कर सकता है। हाँ तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अपने आप पे ऐसे काम करें कि आपका एक ऐसा ब्रांड वैल्यू बन जाए। तो आई थिंक जी, इसका निचोड़ ये होगा कि अपनी कला पे बिल्कुल। ऐसा काम करें कि आप इतने जी, पारंगत हो जाएं कला में कि हाँ जी, लोग चाहें कि आपके साथ काम करना, है ना? बिल्कुल। तो आई गेट दैट। राखी, आई वांट टू कम टू यू। यू नो, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क। आप डब भी करती हैं, जी। कमर्शियल्स भी करती हैं, टीवी प्रोमोस भी करती हैं, इतनी भाषाओं में काम करती हैं। तो यू नो, माय क्वेश्चन वुड बी, इफ आई वाज एन एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट, देन माय सिंपल क्वेश्चन वुड बी, हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? ऐसे ऐसा क्या, व्हाट डज इट रिक्वायर टू बी एबल टू डू सो मेनी लैंग्वेजेस, टू बी एबल टू मैनेज बिटवीन such different genres? How do you do that? I think you should have a love for learning languages. You should love languages. That is the first and foremost thing I would say. I mean, apart from the basic languages that you're comfortable in, um, for aspiring artists, I would say please focus on your diction, enunciation, how you speak, clarity. But apart from that, always try to learn new languages and fine tune them, get better at them. You know that I learned French, and how did I learn it? Because I was dubbing for a show called Le Petit Nicolas, so which is like Dennis the Menace French Yeah. version. And I used to love the sound of the language when we used to dub, and I used to feel, oh, I wish I could understand this what they're saying, and that's the reason that motivated me. And I joined the weekend classes at Alliance Francaise, and I learned French. I didn't need to do it. It is not a requirement of my job, but it is my passion. Similarly, Punjabi is my mother tongue, so my parents were very keen that since we are brought up here in Mumbai, we should know our mother tongue and we should take pride. So I learned to read Gurmukhi, so I've been completely a convent educated girl. But for me, taking pride in learning languages and having fun along the way. Now, I'll tell you the fun bit. We have dubbed quite a lot of series like in Spanish, the Spanish to Hindi for Netflix. And funnily enough, now I have started comprehending a lot of Spanish too. Because when you are actually interested in the language, you notice the words and you Yeah, understand and then you remember them. So I think absolutely. it all boils down to that, your passion. If you're passionate about it, you will find ways and means to include it in your life and enjoy it लवली, as लवली राखी। बल्कि आपने स्पेनिश की बात की, आजकल के पॉप की वजह से आई नो फ्यू पीपल इन माय लाइफ जो well. बिकॉज ऑफ के पॉप एंड बिकॉज ऑफ कोरियन ड्रामास, वो उनको कोरियन आने लग गई थोड़ी थोड़ी। सो आई थिंक आप जो कह रही हैं, आई कैन नॉट अग्री मोर विथ यू। कल हमने एक उर्दू लैंग्वेज को लेकर एक सेशन किया था, जी, जी, जिसमें वी हैड अ जेंटलमैन, हिज नेम इज आमिर अजहर खान, और right, उनसे भी ये बात कर रहे थे उर्दू को लेकर। तो यही बात का निचोड़ यही निकला कि आपको शौक पैदा करना पड़ेगा भाषा right, का, और right, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग देन यू विल एंजॉय the process of spending time with that language, and I guess that's exactly what you are doing. But see, this shock can be very lucrative and very rewarding if you are a voice absolutely, artist. So I mean, kudos to you, to everyone who is watching. अगर आपको लगता है कि कोई इतनी भाषाओं में काम कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, और ये हर एक के बस की बात भी नहीं है। So, you know, that's why she is where she is, or to be so versatile in terms of genre and in terms of languages, it takes a lot. And जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, नई भाषा सीखना या उस पे पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होते जाता है. So it is commendable that you are able to do that. So kudos to you, Rakhi. Thank you for sharing this. Very interesting. I want to come to Raja now. So Raja, you are a very popular face
as an actor, we see you on the screen, we have seen you so many times. So आप कहीं ना कहीं आप एक visual acting के माध्यम से आते हैं और फिर now you are also a popular voice. So I have a question for you, क्योंकि मैं देखता हूँ कि थिएटर से कई लोग हैं जो थिएटर करते हैं और या तो शौकिया तौर पर या पेशेवर तौर पर वो चाहते हैं कि वॉइस एक्टिंग करें या डबिंग करें. और कई बार मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, कई वर्कशॉप्स भी हमने देखा है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, being a visual actor also, what is the major difference, or what struggle did you have, or what was your learning coming from a visual acting medium to becoming a voice actor? If you can share that with us, it will be very helpful for theater actors who are looking at getting into voice acting. बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. इनफैक्ट अब मुझे one thing which I'm very happy about is the fact that we have so many platforms now जिन पर इतना सारा काम होता है और जिसकी वजह से बहुत सारे वॉइस एक्टर्स को आज काम मिलने लगा है. और हमने किसी ज़माने में एक तरह की फिल्में देखी हैं जहाँ पर एक तरह की एक्टिंग की जाती थी जो कि बहुत ज़्यादा इंडिकेटिव होती थी, और आज वो ज़माना नहीं है. आज बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होने लगा है सब कुछ. तो अच्छा, by the way, can I just can we see all of you? Yeah, will I be able to see all of you? This is much better. Yes, that helps me keep my focus on you. So technique wise कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. मैं ये कहूँगा कि थिएटर करने वालों को शायद ये कहा जाता है कि आप थिएटर, अब आजकल थिएटर में भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एक्टिंग की जाती है. बस डिफरेंस इतना है कि the reality is heightened a bit, so we call it heightened reality. Otherwise acting में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क होना भी नहीं चाहिए. जो आप थिएटर में करते हैं वही आप स्क्रीन पर भी करते हैं, और वॉइसिंग में आप वही देख रहे हैं, तो उसे उसके जितना क्लोज जा सके आप, while you're dubbing for a character, you try and go as close to the character as possible, and you try and get the nuances in the same way that the actor has done. So that becomes your responsibility. So and so एक चीज मैंने नोटिस की है राजा कि थिएटर में बुनियादी तौर पर ये सिखाया जाता है कि your projection should be such that your voice should reach the last row in the auditorium. तो ये एक थोड़ा सा फर्क मैंने देखा है, क्योंकि जब हम वॉइस एक्टिंग करते हैं स्टूडियो में, क्योंकि इतने सेंसिटिव माइक्रोफोन्स होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको खुद को अडैप्ट करना पड़ता है. So it's a very minor adjustment that you have to make, and that is where there's something called the actor's intelligence, an actor's intelligence or an actor's sense, which is also true for a voice actor's intelligence. I mean, in voice acting, so it's voice actor's intelligence, a voice actor's sense. आप स्क्रीन पर जो देखते हैं वो देखकर, उसे सुनकर ही आपको समझ में आ जाता है कि उसका लेवल क्या है, कि उसकी टोनैलिटी क्या है, उसका वॉइस टेक्सचर क्या है, उसने किस तरह से कितनी इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म किया है. तो ये तो आप देख ही रहे होते हैं. यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, योर इंटेलिजेंस एज एन एक्टर और एज अ वॉइस एक्टर, एंड ट्राई एंड रेप्लिकेट. I have always believed that a voice actor or a voice actor has to be a very good mimic. अब मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है और शायद मुझे जूते पड़ेंगे. मैंने बहुत सारे ऐसे वॉइस एक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि हम तो कैरेक्टर में घुस जाते हैं, which I do not agree with. I don't think उसकी पॉसिबिलिटी है कैरेक्टर में घुसने की, बिकॉज एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग का फर्क, सबसे बड़ा फर्क यही है कि एक्टिंग करते हुए आप एक मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसकी लग्जरी आपके पास ऑन द माइक नहीं होती, बिकॉज आप लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करते हैं, आप मैक्सिमम 2 लाइन्स या 3 लाइन्स साथ में रिकॉर्ड करते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल थिंग, तो उसमें घुस जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है. आपको एक तरह का पब्लिक सॉलिट्यूड चाहिए फॉर दैट टू हैपन, कि जहाँ पर आप पूरी तरह से उस कैरेक्टर को इम्बाइब कर सकें, रादर अपने अंदर से उस कैरेक्टर को निकाल सकें, विच इज़ व्हाट हैपन्स ऑन स्टेज और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. वॉइसिंग में वो पॉसिबल नहीं है, बट इट्स अ वेरी वेरी
टेक्निकल थिंग जिसमें आपको उस सिंक को अचीव करना है, आपको उसके इमोशन को अचीव करना है, आपको उसकी टोनैलिटी को मैच करना है। तो ये थोड़े माइनर एडजस्टमेंट्स करके अगर आप थिएटर एक्टर भी हैं तो भी कर सकते हैं. It's just about using your intelligence, like I said. You know, Raja, of all the things that you mentioned, I agree with all of them. But one thing that stood out, which I very often, this term which I very often use, which is common sense. मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये कई बार जब भी मैं इस क्राफ्ट को लेकर कहीं भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वॉइस एक्टर्स नीड टू बी वेरी क्लेवर. आपको बहुत इन अ वेरी पॉजिटिव वे, आई एम सेइंग, आपको बहुत चतुर होना पड़ता है. और इसके कई सारे समानार्थी शब्द अगर मैं कहूँ तो हो सकते हैं. चतुर होना, कॉमन सेंस होना, मिमिक का एक फ्लेयर होना, फ्लेयर फॉर ड्रामा होना. सो यू हैव टू हैव a lot of layers in the way you are looking at something and the way you are analyzing something. तो वो चतुराई बहुत जरूरी है. और डबिंग में तो खैर बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही वक्त पर आपको वो ओरिजिनल को भी देखना है और आपको साथ में उसको अपनी भाषा में, अपनी आवाज में, अपने अंदाज में उसको जिंदा भी रहने देना है और उसको और बेहतर बनाना है. और जैसे राजेश जी ने कहा कि आप सारा जो खेल है ये रिफ्लेक्सेस का खेल है. सारा रिफ्लेक्सेस का खेल है. बिल्कुल चौकन्नापन जो है आपका, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी. और जैसे राजेश जी ने कहा कि आप एक स्टूडियो में जाकर एक किरदार निभा रहे हैं और उसके आधे ही घंटे के बाद आप किसी और स्टूडियो में जाकर कोई और बहुत ही अलग किस्म का किरदार निभा रहे हैं. सो उसके लिए वो चतुराई होना या वो कॉमन सेंस होना या वो इंटेलिजेंस होना वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट, यू नो. हम कुछ कहना चाह रहे थे. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे पुराने जमाने में कुछ सीन्स हुआ करते थे, रेप सीक्वेंसेस ज्यादा होते थे, जलने वाले सीन्स बहुत ज्यादा होते थे. और उस समय जो कि जैसे इन लोगों ने कहा कि माइक टेक्निक्स, तो जब हमें चीखना है तो हमें माइक से दूर जाना है, और जैसे ही वो हाँफ रही है तो हमें माइक के नजदीक आना है, और उसमें हमें ब्लोज संभालने हैं, हमारे सलाइवा, हमारा ये जो अभी हमने निगला है थू, वो भी करना है, हाफना भी है. मतलब सारी चीजों के लिए इतना टेक्निकल होना पड़ता था कि कब हमें पीछे जाना है, लिपसिंग भी करना है, उसके एक्सप्रेशंस, इमोशंस सारे देने हैं. और इसके ऊपर एक बात और कहेंगे हम कि एक्टिंग के लिए आपको एक पूरा क्या कहते हैं, कैनवास मिलता है आपको, आपका को स्टार मिलता है, आपके सहकर्मी जो आपके साथ है. लेकिन डबिंग में आपको अकेले खड़े होकर माइक पर वो सारे एक्सप्रेशंस बिना हिले डुले देने हैं, ताकि कहीं माइक की आवाज ना आ जाए, कहीं पेपर की आवाज ना आ जाए आपके. नहीं, ये तो हम हमेशा जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी आवाज आ जाती है. रसल नहीं आना चाहिए. बिल्कुल. नहीं, मैं क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए तो मेरा झुकाव जो है हमेशा इसकी तरफ मेरा बायस रहता है. और मैं हमेशा मानता हूँ कि वॉइस एक्टिंग इज मोर डिफिकल्ट देन विजुअल एक्टिंग. एंड आई थिंक आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि विजुअल एक्टिंग में तो आपको क्यूज मिल जाते हैं. अगर आपको किसी को रोमांटिक डायलॉग बोलना है तो आपके सामने कोई लड़की भी होगी ही होगी. यहाँ तो आपको साहब सब कुछ छोटे से कमरे में माइंड की इमेजिनेशन को यूज करना है. राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतना लंबा सफर देखा है, तो आपने बहुत शुरुआती दौर से इंडस्ट्री में रहे हैं और आज भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे बड़ा फर्क क्या नजर आया है पिछले 20-25 सालों में, अच्छा और बुरा, आपके हिसाब से वॉइस इंडस्ट्री में? देखिए, जो चेंज जो है वो तो आती रहती है और चेंज चलती रहेगी. अगर आप बने रहते हैं अपने फील्ड के अंदर तो फिर कोई मुश्किल भी नहीं आती, चाहे कितना भी चेंज हो. मैं जब शुरुआत की थी, मैंने डबिंग की. मैं एक्चुअली एक रीजनल फिल्म करके यहाँ आया था बॉम्बे, तो उसकी डबिंग करनी थी, लेकिन मुझे डबिंग का मालूम नहीं था कि कैसे करेंगे. तो जिस स्टूडियो में हमारा फिल्म का काम चल रहा था, तो वहाँ डबिंग थी. तो गोगा कपूर एक्टर थे, उनकी डबिंग थी. तो जब वो आए स्टूडियो में तो मैं उनसे मिला. मैंने कहा, सर ऐसा है कि आज आप डबिंग के लिए आए हैं, तो मैं आपकी डबिंग देख सकता हूँ बैठकर? कहते क्यों नहीं. तो मैं स्टूडियो में बैठा, तो उन दिनों लूप सिस्टम चलता था.
मतलब जिस एक्टर की डबिंग होती थी तो उसके 2 सीन है या 3 सीन है, उसका एक लूप बना दिया जाता था। करेक्ट। तो वो लूप घूमता रहता था। ये आप आए स्क्रीन के ऊपर, आपने बोलना शुरू किया, आपने सिंक करना शुरू किया। अच्छा सिंक नहीं बराबर आया, वो लूप दोबारा घूमता था। तो मैंने देखा वो सारा। तो मुझे थोड़ा मुश्किल भी लगा कि वो काम मुश्किल है ये। मतलब आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, कंसंट्रेशन आपकी, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होने चाहिए। तो 1 डेढ़ घंटा मैंने वॉच किया डबिंग। उसके बाद फिर दूसरे दिन जिस फ़िल्म में मैंने एक्ट किया था, तो मैंने डबिंग करनी थी, तो माइक के ऊपर गया मैं। तो करते-करते मेरे को कई बार क्या होता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो जब आपको काम करने का मौका मिलता है तब पता चलता है। तो मैंने जो गोगा जी की डबिंग को वॉच किया था, देखा था उनको, तो मेरे को मुश्किल नहीं आई ज़्यादा। मैं आराम से करता गया उस चीज़ को। तो करते-करते ये सफ़र आज तक चल रहा है। तो तो कभी ये कोई जो प्रॉब्लम आई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हुआ है, आपने कहा पहले एक वक़्त था जब पूरा हाँ, का पूरा लूप एक साथ, एक भी गलती हाँ, हो तो पूरा सीन फिर से डब करना पड़ेगा। तो यस। उसके मुकाबले तो आज बड़ी सहूलियत हो गई है, आज तो तो ये तो बस बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हालाँकि पर एक क्या बात ये भी है, हाँ, पर हुँ, एक बात ये भी है कि जो लोग उस दौर से आए हैं, वो इतने हाँ, पक्के हो गए हैं, तो आपको ट्रेनिंग यस, बहुत अच्छी हो गई है। यस। जैसे ये बात चल रही थी ना, थिएटर की बात चल रही थी, तो अब जैसे म्यूज़िक में बोलते हैं, अगर आपने शास्त्रीय संगीत सीख लिया, तो आप कोई भी गाना आराम से गा सकते हैं। तो थिएटर भी ऐसी चीज़ है, अगर आपने थिएटर अच्छे से किया हुआ है, तो आपको कहीं भी कोई मुश्किल आएगी नहीं ज़्यादा। करेक्ट। ना एक्टिंग में, जब माइक के ऊपर भी आप बैठते हैं, आपको ड्रामा की आपको सेंस है, सारा कुछ आपको आता है। और डबिंग में क्या होता है कि डबिंग में सिंक तो आपने मिलाना ही है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, सामने जो कैरेक्टर है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको सिंक करना भी उतना ही ज़रूरी है। तभी लगता है कि आप जो भाषा बोल रहे हैं, तो देखने वाले को लगे कि हाँ, ये हिंदी में बात कर रहा है, इसको हिंदी आती है इस एक्टर को। तो वो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल राजेश जी। राखी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इतना काम आपने किया है, इफ आई हैव टू आस्क यू टू शेयर सम, लेट्स मेक इट अ लिटिल लाइट ना, हम बहुत संजीदा बातें कर रहे हैं क्राफ्ट की, थोड़ा-सा माहौल को जो है हल्का करते हैं, कि कुछ किस्सा बताइए ना, ऐसा कुछ मज़ेदार जो किसी प्रोजेक्ट के दौरान हुआ हो, क्योंकि दिन-रात काम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। व्हाई डोंट यू शेयर समथिंग विद आवर व्यूअर्स? मज़ेदार मज़ेदार। मैं अभी सर जो बोल रहे थे, जॉली सर, स्कूल सिस्टम जो टेक्स में जो दिक्कत होती है, सो आई वाज सिलेक्टेड ऑन द स्पीकर्स पैनल इन द फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विंग। एंड हालांकि बाकी जगह नुएंडो और सब कुछ आ चुका था, बट फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया बीइंग द गवर्नमेंट सेटअप वाज स्टिल स्टक इन अ टाइम बॉम्ब। और वहाँ पे वही स्कूल सिस्टम होता था, विच मेंट कि अगर आपने लास्ट लाइन पे भी फंबल किया, देन यू हैव टू रीडू इट फ्रॉम द स्टार्ट and you can't see the film at all. You are in a room, you are isolated obviously. टेबल पे एक रेड बल्ब है, जो जब वो जगता है तो आप बोलना शुरू करते हैं, आपने बोल दिया, वो बल्ब बुझ जाएगा, जब नेक्स्ट अच्छा। कट आएगा फिर से वो बल्ब जगेगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि ओके वो बल्ब जैसे ही ऑन हुआ, सो योर हार्ट इज एज इट इज रेसिंग कि फंबल नहीं करना है, बल्ब की टाइमिंग नहीं मिस करनी है। और करके भी वो जब अगर बाय चांस आपने फंबल कर दिया तो एक बड़ा एक हार्श सी बेल बजती थी, विच यूज्ड टू मेक यू इवन शडर कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई। Well, एंड देन this sounds terrifying. it was horrible. Yeah. We used to ask them to send us the scripts in advance, और तब फैक्स होता था, मेल्स भी नहीं होती थी, तो फैक्स पे वो स्क्रिप्ट आती थी, used to rehearse कि फंबल ना हो। और एंड में भी जब मतलब यू यूज्ड टू से अ प्रेयर एंड गो इनसाइड कि भाई ठीक ठाक हो जाए, नहीं तो द एंटायर डे यू आर स्टक देयर। बट एक ये है कि हाँ, वो जो की है गधा मजदूरी अगर मैं कहूँ, तो आज बिल्कुल। आज उस चीज ने बहुत
फायदा भी दिया है, इट हैज रिफाइंड यू, इट हैज मेड यू कॉन्फिडेंट, एंड सामने से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम सामने से कहते नहीं नहीं एक और टेक ले लो. समटाइम्स दी इंजीनियर्स आर काइंड इनफ एंड दे आर लाइक नहीं नहीं हम कर लेंगे, नहीं 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 मजा नहीं आया एक और ले लो. सो आई थिंक इट हैज हेल्प्ड, इट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड. सो टेरिफाइंग था, मजेदार नहीं था, पर काफी कुछ सिखाया उस चीज ने भी. तो ग्रेटफुल फॉर दैट. फिल्म डिवीजन में मुझे भी काम करने का मौका मिला. अच्छा, उसके 5-6 पेजेस होते थे जी. अब पेज खत्म हो रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती, कहीं मैं रुक ना जाऊं, कहीं रुक ना जाऊं, क्योंकि 7-8 आर्टिस्ट और बैठे हुए हैं करने के लिए. एग्जैक्टली. और आपने 2 पेज कर लिए, तीसरे पे कहीं आप अटक गए, फिर शुरू से. वो पंच करते नहीं थे. तो मतलब आज हम हंस रहे हैं, बट उस वक्त तो बहुत नर्व-रैकिंग एक्सपीरियंस होता था. तो मेरा वहां झगड़ा हो गया था. मैंने कहा पंच करो, मैं नहीं पढ़ूंगा बाकी के पेज. वो कहते नहीं ऐसे करना पड़ेगा, शुरू से आइए आप. मैंने कहा मैं नहीं करूंगा. वो कहते ठीक है, फिर आपको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे. मैंने कहा ब्लैक लिस्ट कर दीजिए मुझे. तो मैं, और वाकई उन्होंने कर दिया मुझे ब्लैक लिस्ट. फिर दोबारा नहीं मौका मिला. हम हमारे जो देखने वाले इनमें एक रेगुलर व्यूअर हैं जुबिन इंजीनियर, ये लिख रहे हैं कि रेड बल्ब वाज आल्सो यूज्ड एट डीडी केंद्र मुंबई, दूरदर्शन केंद्र मुंबई, फॉर द लाइव किड्स शो. जो शायद ये एज अ किड इन्होंने उसमें काम किया है. कह रहे हैं विच एज अ किड आई रिमेंबर डूइंग एंड वाज टेरिफिक. अब मैं वो टेरिफिक बोल रहे हैं या टेरिफाइंग बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, बट आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वाज टेरिफाइंग. हाँ, आई एम श्योर. मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड सो मच, पर एक चीज आई हैव ऑलवेज नोटिस कि टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी अ रिप्लेसमेंट फॉर टैलेंट. और टेक्नोलॉजी आपके लिए इनेबलर हो सकती है, पर अभी तक कोई माइक या कोई प्लगइन या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं आया है जो आपकी जबान की आपकी उच्चारण की गलतियों को ठीक कर दे, या आपके अंदर अगर भाव नहीं है तो वो भाव पैदा कर दे. मुझे नहीं लगता कि अभी तक AI is trying, but I think that is something that will take a long time for anyone to replace. And this is something that we often tell people. हाँ जी राजेश. जैसे अलग-अलग भाषा में हम लोग डब करते हैं, स्पेनिश टू हिंदी, चाइनीज टू हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज है. तो हर लैंग्वेज का अपना एक फॉर्मेट होता है, तो उसके पॉज, उसके कॉमाज. हिंदी में कई बार जब हम करते हैं तो वो सारा अटपटा हो जाता है, अननेचुरल हो जाता है. तो फिर हम वहां पर फिर डबिंग आर्टिस्ट की और डबिंग डायरेक्टर की वहां से कलाकारी शुरू होती है कि इस लफ्ज को इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं. कई बार हम जो फर्स्ट लाइन है उसको एंड में ले आते हैं, जो लास्ट लाइन है उसको पहले ले आते हैं. तो ये जो काम है, ये क्रिएटिविटी जो है, ये AI नहीं कर सकता. करेक्ट. पॉसिबल ही नहीं है. नहीं, बिल्कुल. जैसे कल या परसों हम बात कर रहे थे इस बारे में राजेश जी, सिंस आपने बात की AI की, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकला था कि AI तो तब कर पाए जब तक हम, आज भी हमारे जो क्लाइंट होते हैं कई बार उन्हें खुद नहीं पता होता उन्हें चाहिए क्या. सो आज तक हमें उस बात की चिढ़ आती थी, पर अब लगता है कि वो ऐसे ही रहे तो ठीक है, क्योंकि इवन दे डोंट नो व्हाट दे वांट. बिकॉज इवन द कंप्यूटर हैज टू बी फेड with precise instructions on what you want. And as an industry, we know that most of our clients, many a times, they don't know what they want, और उसी में खेल चलता रहता है. पनिधि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतना कुछ काम किया है. You're known to be a terrific performer, not the terrifying वाला, but the real terrific performer. So अगर मैं आपसे एक प्रोजेक्ट की बात करूं, मुझे सिर्फ एक, which project do you think would you rate as your most challenging, जिसमें कहते हैं ना कि साहब पसीने आ गए, ऐसा कौन सा आपका प्रोजेक्ट या कैरेक्टर था, हमें वो बताइए. जी, वैसे तो वही हम कहेंगे कि बहुत सारे हैं, लेकिन एक था जो बहुत चैलेंजिंग था. वो कोंकणी लैंग्वेज थी और हमें डब करना था सीमा विश्वास को, जो खुद एक बहुत अच्छी एक्टर हैं और उनका तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छा है, साफ है. उनके साथ में उस फ़िल्म में जैकी श्रॉफ है और कोंकणी में बनी हुई फ़िल्म है. और पता नहीं उन्होंने क्यों डब नहीं किया उस फ़िल्म को, आज तक नहीं पता चला. लेकिन जैसा कि अपना रूल है, सिग्नेचर्स चाहिए उनके कि भई हम किसी परफ़ॉर्मर डबिंग आर्टिस्ट से काम करवा लेंगे आपके बिहाफ़ पे.
तो शी गेव द साइन एंड शी सेड ठीक है कैरी ऑन, क्योंकि उनको पहले भी हमने एक धुंध फिल्म में डब किया था हिंदी के लिए। तो उसमें उन्हें होता है कैंसर और वो कॉयर सिंगर होती है, और कैंसर भी थ्रोट कैंसर। अब एक कॉयर सिंगर है और वो थ्रोट कैंसर है, तो वो इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर था हमारे लिए, और पहले उन्हें नहीं मालूम होता है, लेकिन उनके हस्बैंड जो जैकी श्रॉफ है उन्हें मालूम है ये बात, और वो उन्हें बताते नहीं है। और धीरे धीरे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो ड्रेन करती जाती है, और लास्ट में उनकी बेटी उनसे कहती है, जब उन्हें पता चल जाता है कि सबको घर में कि उन्हें कैंसर है, और वो एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठी हुई और ऐसे ही सोच रही है कुछ। उस सीन को करने में हमें इतनी तकलीफ हुई थी, और उसमें उनकी बेटी पाँव के पास आकर कहती है कि माँ मुझे वो गाना सुना जो तू मुझे बचपन में सुनाती थी और मुझे सुलाती थी। और वो गाना गाती है, और उसके गले में जो क्रैक्स आए हैं उस माँ के, मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट। मतलब उसके लिए हमें चीखना पड़ा, रोना पड़ा, काफी देर तक हमने पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं। और वो सीन बहुत अच्छा हुआ, डायरेक्टर ने, सभी ने तालियां बजाई, लेकिन उसके बाद में हम आगे कुछ भी डब नहीं कर पाए, सीधा हम उठ के घर आ गए, और हम बहुत रोते रहे। माँ पापा की याद आ रही थी शायद, या पता नहीं क्या, कुछ भी जो भी था, लेकिन दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर ऑफ माय लाइफ, और बहुत दिल के थे। दिस इज बाकी तो थैंक यू कंचना परिणीति, आई थिंक में गुजराती बिल्कुल। मदर और कॉमेडी, ये वो भिखारी माँ, वो सारे तो कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती है। स्टाइलिश आई हाउस ऑफ अंडरस्टैंड। कार्ड्स में हमने एक कैरेक्टर किया था जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होती है, तो बड़ा स्टाइलिश सा कैरेक्टर था, बहुत ही काम एंड क्वाइट सा। और इधर हम एक कॉमेडी शो कर रहे थे, जैसे कि राजेश जी ने कहा कि, और हम लोगों को एक दिन में कितने सारे कैरेक्टर्स जीने मिलते हैं जो शायद एक एक्टर को भी नहीं मिलते। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, अगर आप बिल्कुल। लैंग्वेज और पे आपने और ये कलर सुष्मिता पे काम सेन की कर जो रहे मूवी है ताली, जिसमें उन्होंने एक हैं। जी, ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया है, हाँ जी, उसमें हाँ भी जी, आपने उनकी आवाज़ दी है, वो बहुत चैलेंजिंग जी, रहा होगा, बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि बहुत आई हैव सीन चैलेंजिंग। स्निपेट्स ऑफ दैट फिल्म एंड आई कैन इमेजिन, सो वेरी कमेंडेबल। जी, जो लोग देख रहे हैं, आपको वो देखना चाहिए, उस फिल्म को देखना चाहिए। राजा, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैंने पन्नी से पूछा कि सबसे चैलेंजिंग इनका रोल कौन सा रहा है। From you, I would like to know which has been your most rewarding, most satisfying, something that you really, if you were to be introduced somewhere and only one project was to be mentioned as a voice actor, what would you want that to be? Till now, obviously, you have a long way to go, but I am saying till now. It's difficult to recall. मैं आपको No, I understand. जैसे एक शो है जिसका मैंने जिक्र किया, पहले भी आपने भी जिक्र किया उसका, द डिप्लोमैट। अब ये जो शो है, मैं इसका नाम लेना चाहूँगा शायद, क्योंकि इसमें जिस किरदार के लिए मैंने डब किया है, ही इज़ वन ऑफ द टू मेन लीड्स ऑफ द शो। हस्बैंड और वाइफ की कहानी है, दोनों ही डिप्लोमैट्स हैं। तो जो एक्टर हैं जिनके लिए मैंने डब किया है, उनका नाम है रूफस स्यूअल, जो कि बहुत ही जाने माने ब्रिटिश एक्टर हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और उनका एक्टिंग का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। देयर इज अ लॉट ऑफ बिहेवियर, व्हेन ही इज in front of the camera. When he's acting, there's a lot of physical behavior also. So he just, unlike a lot of other actors who, who might not use a lot of, independent activity, he does a lot of independent activity on screen. जैसे वो, स्पेशली इस शो में भी, इस शो की अगर बात करें तो जैसे चलते चलते कुछ खाना और खाते खाते बात करना और उठा लेना कुछ, और ये करना और वो करना, और बातें करते करते कंटिन्यूसली फिजिटिंग एंड ऑल। तो और लंबी लंबी लाइनें, और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की रिलेशनशिप है। इट्स, आई एम गिविंग समथिंग अवे एक्चुअली, बट इट्स ओके।
लड़ते रहते हैं हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर, और उनके जो कॉन्वर्जेशंस हैं बहुत ही रेगुलर एवरीडे मंडेन कॉन्वर्जेशंस हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रोफाउंड है, यू नो। तो इतनी सारी चीजें थी कि सब कुछ एक साथ करना, और साथ में यू नो अगर वो कुछ चबा रहे हैं तो उसका भी असर होना चाहिए, लिप स्मैक्स आ रहे हैं या अजीब व गरीब किस्म के पॉजेज हैं, तो और एक एपिसोड में कम से कम 1000 वर्ड्स हैं, तो मतलब 120 लाइनें हैं, तो बहुत ही फटीग हो जाता है आपको, यू नो एक ही जगह बैठे बैठे आपको ब्रेक लेना पड़ता है। परिणी जी बता रही थी कि हमारे पास इतनी लिबर्टी नहीं होती कि हम यू नो हमें कम वक्त में बहुत कुछ करना होता है, तो दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद, यू नो। ऊपर से परफॉर्मेंस है, तो ये सब होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दिया उस कैरेक्टर के लिए। एंड मैं आमतौर पर अपना काम देखने के लिए बैठता नहीं हूँ, बट फॉर दिस आई सैट डाउन स्पेशली टू वॉच द शो, एंड आई थॉट आई वाज रीजनेबली गुड इन दैट शो, you know. So it was very very satisfactory. If someone as modest as you says I was reasonably good, that no means no you I were was fantastic. reasonable, Let's like you take know it that way. no it's not about modesty. मैं फिर से वही कहूँगा जो राजेश जी ने कहा, it's a continuous process of learning. Yeah, it's a I agree. continuous process, you know. Yes. So yeah, I mean, which is the reason why I would no I can stop understand. myself आप जो from बता रहे saying हैं, that, you know, the way you are describing that character, he seems like a regular guy, a regular, and but he's not. Yeah, exactly. So it becomes difficult as a voice artist. हम लोग हमेशा कई बार मजाक में कहते हैं ना कि अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपका वही अंदाज रहता है। अगर आपको कोई कहेगा कि रिकॉर्ड एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि हमें डबिंग में क्या होता है ना कि लाइंस बोलनी होती ना, लाइनें होती हैं, यहाँ पर वो लाइनें नहीं है, यहाँ पर कॉन्वर्सेशंस हैं, and in between all that there is so much behavior. So I thought I achieved it with a reasonable amount of success. So, amazing. That's nice. That's nice to know that, Raja. Rakhi, I want to come to you with another very interesting question. I'm sure आप चारों ही इस सवाल को लेकर you will think about it. एक वक्त था जब voice of God जिसको हम कहते हैं कि भारी आवाजें हों. I know I'm talking to a female voice, but I think it's a generic question. कि एक टाइम था जब वॉइस ओवर्स, द टिपिकल वॉइस जिसको कहते हैं, उसका ज्यादा बोलबाला था. पिछले कुछ सालों में कैरेक्टर्स, एक डाइवर्सिटी आई है कैरेक्टराइजेशन में, और आज बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है उन लोगों को जो कैरेक्टर्स निभा सकते हैं. इवन फॉर अ मेल वॉइस एक वक्त था जब ये था कि नहीं, अगर आपकी भारी आवाज है तो ही आप एक सफल वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं. अब वो टाइम नहीं रहा. इट्स सो अमेजिंग दैट we've broken the shackles of that heavy voice. So you tell me, आपका दखल हर तरह के काम में है as a voice. So how are you seeing the entire landscape change? आज आपको किस तरह का काम आप समझती हैं हो रहा है, और कैरेक्टराइजेशन को कितना महत्व दिया जा रहा है आजकल? काफ़ी ज़्यादा. अगर OTT की बात करूँ तो जैसे मोस्टली हम जो कंटेंट देखते हैं वो हॉलीवुड का कंटेंट है, और वहाँ यूएस में क्योंकि अलग अलग रेसेस हैं, कोई मैक्सिकन है, कोई स्पेनिश है, कोई अफ्रीकन अमेरिकन है, तो जब वो डब होता है हिंदी में, सो हाउ डू दे अडेप्ट? सो दे नॉर्मली ट्राई टू गिव इट अ लोकल फ्लेवर, अ लोकल कैरेक्टर. जैसे हमने मूवी डब की थी डॉक्टर डूलिटल, जो अब रिसेंटली रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ थी, तो उसमें ऑक्टेविया स्पेंसर करके जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ओरिजिनली जो बतख का किरदार कर रही हैं, और शी इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, और उन्होंने वही स्लैंग जो उनका एक टिपिकल है वो रखा था. बट जब हमने वो यहाँ हिंदी में डब किया तो हमने उसे वी मेड द बतख इनटू अ पंजाबी वुमन. अच्छा और बाकी सारे जो जानवर थे जिनकी भी अलग अलग रेसेस और वगैरह वहाँ के थे, उनको यहाँ पे कोई हरियाणवी है, कोई गुजराती है, तो वो बड़ा आई थिंक इंडिया की जो वर्सेटैलिटी है अलग अलग भाषाओं की, वो मुझे लगता है व्हेन इट ट्रांसलेट्स वेरी वेल व्हेन यू डब ऑल दीज कलरफुल कैरेक्टर्स, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वो इफेक्ट आता है. वी अडैप्टेड वेरी वेल, डेफिनेटली.
So in terms of creativity, I think we are in a great space right now as a voice industry, जहाँ पर people are experimenting, directors are also looking at getting very innovative things done from voices. Writers who are writing, transcreating are doing a fantastic job. अगर हम 15-20 साल पहले के बनिस्पत देखें तो बड़े कमाल का काम हो रहा है और मैं बड़ा आशावादी इंसान हूँ. मैं I don't like to live in the past or rather लिव इन द पास्ट ग्लोरी. मुझे लगता है कि हर दौर की अपनी अच्छाई है, हर दौर की अपनी कमियां हैं, संघर्ष हैं. तो सो दैट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि ऐसा अब नहीं है कि एक तरह की आवाजें ही. ये इसलिए मैं जानना चाह रहा था क्योंकि जो देखने वाले हैं स्पेशली उनमें जो नौसिखिए हैं या जो लोग अभी भी इस काम में आना चाह रहे हैं या इस काम के लिए ट्रेन कर रहे हैं खुद को, तो बड़ा जरूरी है उनके लिए एक सही एटीट्यूड रखना. And coming from veterans like you, it has a lot of credibility that work on your voice acting skills. Don't think too much about the physical voice as much as what you can do with the voice. And I guess that is something that I wanted to bring out, knowing from you. Panidhi, you wanted to say something on this? Sorry, can I add one point? Please. I believe every voice is a good voice, and अगर voice अलग भी है तो कोई बात नहीं. अगर typically आपको लग रहा है कि हाँ ये heroine जैसी soft voice नहीं है जो भी, don't worry, you have to just find your niche. आप देखिए आप कहाँ best fit होते हैं. Maybe आपकी voice animation में बहुत बढ़िया sound करेगी या जो कोई हटके characters हैं उनमें बहुत अच्छी sound करेगी. तो जो आप कह रहे थे कि एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि डोंट ट्राई टू फिट इनटू अ बॉक्स. आपकी वॉइस जैसी भी है वो गॉड की गिफ्ट है एंड यू शुड वर्क विद दैट एंड सी व्हाट यू कैन डू. Absolutely, that's put very beautifully. वरना जो मिकी माउस की वॉइस है या डोनाल्ड डक की वॉइस है, who would have thought that the people who do those voices will probably some of the best paid artists in the world. Growing up, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि हमारी ऐसी आवाज का भी कोई काम हो सकता है? But that's how it is. राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अगेन हम क्योंकि एस्पायरिंग वॉइसेस की बात कर रहे हैं, अगर इफ आई आस्क यू अपने पूरे तजुर्बे का निचोड़ अगर निकाल के आप उन लोगों को क्या राय देना चाहेंगे जो आज इस कला को सीखना चाह रहे हैं? मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री में आने से पहले थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेना कितना ज़रूरी है? क्या आपको लगता है ज़रूरी है? आपके इस बारे में क्या विचार है? देखिए, ट्रेनिंग की जो बात है, आप थ्योरी से समझा सकते हैं कि भाई माइक के सामने ऐसे बैठते हैं, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, सिंग कैसे होता है. लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, जब तक आप स्टूडियो में बैठकर आप किसी आर्टिस्ट को डब करते हुए वॉच नहीं करते, आपको ये काम नहीं आ सकता. आप बैठिए, लोगों को देखिए डबिंग करते हुए, तो आप सीख पाएंगे, वरना पॉसिबल नहीं है. अगर आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है. मैं मानता हूँ, बिल्कुल. यस, तभी पॉसिबल है. ये तो मुश्किल है. लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि जिन दिनों हम डबिंग करते थे तो कोई मेरे सर्कल में कोई बोलता था, कोई एक्टर, यार मुझे भी डबिंग करनी है, तो मैं बोलता था पहले बैठ के देखो कैसे होती है. तो इन दोनों प्रॉब्लम इतनी होती नहीं थी, तो स्टूडियो में मैं अपने साथ बिठा लेता था, हेडफोन दे देता था कि देखो मैं कैसे डब करता हूँ. तो वो सीखते थे और काफ़ी लड़कों ने सीखा ऐसे मेरे साथ बैठ के. मैं ले आता था स्टूडियो में उन्हें. लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं है, स्टूडियो में आप किसी को लेके जा नहीं सकते, एक प्राइवेसी है, सारा कुछ है. लेकिन जो लोग ट्रेनिंग देते हैं डबिंग आर्टिस्टों को, काफ़ी स्कूल हैं अभी जहाँ ट्रेनिंग होती है, तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, दिखाना चाहिए कि देखो डबिंग वॉच करो कैसे होती है, माइक के ऊपर बिठाओ उनको, प्रैक्टिकल करवाओ उनसे, तो पॉसिबल है. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू.
Raja, what are your views if someone is looking at getting into the field of voice acting? आप क्या उनको advice देना चाहेंगी? What is it that they should work on? I would say work on your language, most importantly. जिस language में आप काम करना चाहते हैं, आप उस पर काम कीजिए. Ultimately, it is how you speak the language that is going to matter the most. So, voice, जैसे राखी ने कहा कि हर किस्म की आवाज़ के लिए जगह है. तो इनफैक्ट आपसे सच कहूँ तो जो शायद जिन लोगों की थोड़ी सी भारी आवाज़ है, उन लोगों के लिए कम काम है. उनसे कहीं ज़्यादा काम जो है वो दूसरी आवाज़ों को मिल सकता है, क्योंकि कैरेक्टर्स ऐसे बहुत सारे होते हैं जो लचीली आवाज़ें हैं, जो लचीली आवाज़ें हैं, उन्हें ज़्यादा स्कोप है. सो एंड मेक एन एफर्ट टू लर्न एवरी डे. हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखिए और लैंग्वेज पर जोर दीजिए. आजकल मैं जो एक प्रॉब्लम देखता हूँ वो ये है कि ज़बान जो है वो पाबंद नहीं होती है लोगों की, और उसके बावजूद आकर वो कहते हैं कि हमें डबिंग करनी है. पर आपका तलफ़ुज़ साफ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. देयर कैन नॉट बी a compromise as far as that is concerned. ये हो जाएगा, चल जाएगा, नहीं होगा. So that is what. And if you're learning, then you will always remain grounded. So more learning will happen that way. और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, सबसे important बात जो है वो ये है, always be on time. Always be on time. ये नहीं होना चाहिए कि आपके लिए कोई इंतज़ार करके बैठा हुआ है डबिंग स्टूडियोज़ में कि आप आएंगे और आप अपनी डबिंग शुरू करेंगे. नहीं, their time is equally important. In fact, their time is probably more important than yours. So ये दो बातें मैं कहूँगा कि इस तरह का डिसिप्लिन अगर आप डेवलप करते हैं तो आपके लिए बहुत स्कोप है, आपके लिए बहुत काम है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल, वेरी वेरी वेल पुट. लैंग्वेज पर काम करिए तो मेरे बहुत ज़्यादा दिल के करीब है ये बात, और मैं बोलते नहीं थकता हूँ लोगों से कि अपनी भाषा पर काम करिए, वरना मैंने कई बार कहा है कि मैंने बड़ी खूबसूरत आवाज़ों को माइक के सामने धराशायी होते हुए देखा है, क्योंकि वो जब बोलना शुरू करते हैं तो उच्चारण जो है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि probably they've never given enough importance to the way every word should sound, और कितना ज़रूरी है. और दूसरी बात आपने कही, discipline. I think having the right attitude, having humility to always be on time and to always show up, as I always like to say. So that is very important. पन्नीती, आप तो खुद इतने लोगों को मेंटोर कर चुकी हैं, करती हैं. अगर आपसे मैं पूछूं कि जो नए कि किसी को अगर आज किसी नौजवान को या किसी भी उम्र का कोई भी हो फॉर दैट मैटर, कोई नया शख्स हो जो ये काम सीखना चाह रहा हो, व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि आप इन चीज़ों पर काम करिए या इन चीज़ों का ध्यान रखिए? पहली बात तो यही है कि डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, भाषा का सही ज्ञान बहुत ज़रूरी है. कभी-कभी हमें अपनी क्लासेस में अ, आ, ई से पढ़ाना पड़ता है. कैन यू बिलीव दिस? लोगों को ये नहीं पता है कि श शक्कर का और धनुष के श में क्या फ़र्क है. सो बारीकियों से अगर आप सीखेंगे तो आसानी आप ही के लिए है और आपके काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम हो गया है कि वो लोग ना सब इंस्टेंट चाहते हैं, उन्हें सीखना नहीं है. वो लोग 2 दिन क्लास में आ गए तो उनको ऐसा लगता है मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मुझे और कुछ नहीं करना है. तो ये चीज़ समझ में नहीं आती. मैं कल मैं स्टूडियो में आ जाऊँ, अरे भाई अभी तुम पहले अपने काम पर तो ध्यान दो. ठीक है, हम उन्हें क्राउड में खड़ा करने के लिए लेकर जाते हैं कि भाई आप एक जगह बैठिए और देखिए, बिकॉज़ क्राउड भी जो होता है फिल्मों का, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. मतलब आपको बहुत सी चीज़ें, यहाँ तो हम लोगों को लाइन्स और डायलॉग्स मिल जाते हैं बिकॉज़ वी आर डबिंग फॉर मेन कैरेक्टर्स एंड मेन एक्टर्स. लेकिन क्राउड में अगर एक सीन है, होली का सीन है,
तो होली में आपको ही लाइंस क्रिएट करनी है। हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि ये होली का सीन है, और ये होली गांव में हो रही है, पंजाब में हो रही है, या इंदौर में हो रही है, या यूके में हो रही है, तो उस हिसाब का सीन हम लोगों को क्रिएट खुद करना पड़ता है, यू नो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो जिंदगी भर आपको सीखनी पड़ेंगी, और सीखने का आई थिंक सो थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना चाहिए हर किसी को, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा तो नहीं, मुश्किल है। I think very well put. I छोटा think सा आप एक एक्टर आपके बीच में होना चाहिए, हाँ। आपके अंदर एक छोटा सा हाँ। एक्टर होना चाहिए। कहीं से आपने मतलब एक होता है ना, जो ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। ऑब्जर्व करते रहिए, आप बैठे हैं कहीं पर, आप देखिए कैसे झगड़ा हो रहा है सामने, कैसे नल के ऊपर दो बाइयां लड़ रही है, औरतें लड़ रही है, कैसे यहाँ पर एक जेब कतरा दूसरे चोर से कैसे बात करे ना। तो ये सारी चीजें भी हम कैरेक्टर्स में डालते हैं कहीं कहीं। जैसे अभी आवाज की बिल्कुल। बात हो रही थी, तो बेस कहीं हमें डालने के लिए बोला जाता है। जैसे कि हमने कहा बहुत एलिट कैरेक्टर है या बहुत स्टाइलिश कैरेक्टर है, तो हमें बेस देना पड़ेगा। और जहां हम कंचना की माँ कर रहे हैं, या उड़ान में माँ कर रहे हैं, या पुष्पा की माँ कर रहे हैं, तो वहां पर हमें बहुत ही यू नो झोपड़पट्टी वाला और गली वाला एक माहौल है, तो वहां बेस की जरूरत ही नहीं है। तो वहां हमें बेस ही नहीं डालना है। जैसे सुष्मिता सेन के लिए ताली में हमें एक्स्ट्रा बेस डालना पड़ा, विच इज रियली मतलब हाफने लगते थे हम कुछ सीन्स में, बहुत तकलीफ होती है एक्स्ट्रा बेस में। राजेश जी के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेस है। आप उनसे कभी-कभी उधार ले लिया बेस कीजिए, जो वो है आई एम आपको श्योर वो ही इज वेरी राजेश जी, जनरस। आप हमें- बेस होना एक ये अपने आप में एक ठीक है, आपके पास एक क्वालिटी है, बेस है आपके पास, लेकिन उसका अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो आप बिल्कुल। जीरो है, कोई मतलब ही नहीं बहुत उसका। सिंपल सी बात है राजेश जी कि हाँ। जस्ट बिकॉज मेरे पास गिटार है मतलब ये नहीं कि Yes. मुझे गिटार बजाना आता है। हाँ। इसी तरह जस्ट बिकॉज आपके पास भारी होना भी आवाज है बहुत इसका जरूरी है, मतलब नहीं ये तो वही जो बिल्कुल। बेस है, जो लगता भी भारी आवाज है, वो मोनोटोनस लगती है, कानों को चुभता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं आप चारों से एक सेम सवाल पूछना चाहूंगा। आई विल स्टार्ट विद राखी। व्हाट इफ यू आर नॉट अ वॉइस आर्टिस्ट? हैव यू एवर गिवन दैट अ थॉट? Yeah, I'm very keen and I lean towards writing. So something definitely in the field of writing. I wanted to be a copywriter and a creative director in an ad agency at some point. In fact, I even worked for 6 months in an ad agency, but it was Madhurji who coaxed me into quitting my job and coming full time into voicing. She said, just leave it. I think you're better off here, and I'm really grateful to her. But yeah, that's course. something that really attracts me. उनकी पारखी नजर। Yes, she's amazing. Of course, Bridgie has always been very loving and अभी उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसकी वजह से वो पिछली बार भी नहीं आ पाए, वरना he's always been there at India Voice Fest. He's blessed us so much and that's lovely. राजेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं, एक्टर भी नहीं चूज कर सकते हैं आप, क्योंकि एक्टर तो आप हैं ही, पर अगर ये एक्टिंग या वॉइस एक्टिंग नहीं, क्या कभी ये मन में आया है कि अगर ऐसा नहीं होता, इतने सफल नहीं होते, तो क्या करते? ऐसा मतलब कभी लगा तो नहीं, क्योंकि थिएटर करना जब शुरू किया था तो धीरे धीरे चीजें खुलती गई, लगा कि नहीं मैं ठीक ट्रैक पे जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये पूछो कि अगर आप एक्टर ना होते या वॉइस एक्टर ना होते तो फिर क्या हो सकता था? हाँ जी, हाँ जी। मन में कभी पेंटर बनने का भी बड़ा शौक था मुझे, पेंटिंग करता था मैं। हाउ नाइस। अच्छा, तो शुरू तो शुरू अब में क्यों नहीं बचपन करते पेंटिंग आप? अभी भी मुझे करते हैं लगता आप था कि मैं पेंटिंग? पेंटर बनूंगा बड़ा होके। लेकिन वो प्रैक्टिस की बात है। धीरे धीरे जब थिएटर में घुस गए तो फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। थिएटर ऐसी चीज है। अब आप अपनी आवाज से जज्बात पेंट करते हैं। हाँ, वही। क्या बात। Yes, yes, yes. Pannidi, Very well what about you? What about you? What have you ever thought what if you were not a performing artist? एक्टिंग करनी थी, ड्रेस डिजाइनिंग करना था, वो किया हमने। इंटीरियर डेकोरेशन में जाना था, वो भी किया हमने। लेकिन एक्टिंग छोड़ दी हमने। अब आप पूछेंगे क्यों एक्टिंग छोड़ दी? क्योंकि डबिंग में जो कंफर्ट जोन मिला ना हमें, कि अपने हिसाब से आप टाइम लीजिए, अपने हिसाब से आप स्टूडियो जाइए, एसी में बैठना है, वहां पर आपको मेकअप लगा के इंतजार नहीं करना है,
वैनिटी वैन में या डायरेक्टर की डांटने का नहीं है, खैर यहाँ भी डायरेक्टर्स डांटते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्टिंग सचमुच हमने इसलिए करी कि कंफर्ट जोन में आ गए हम, कि सारा दिन डबिंग किया और रात को घर आ गए, और ऊपर वाले की कृपा से पैसा भी अच्छा खासा मिल ही जाता है, तो ऐसा लगा कि एक्टिंग में क्यों जाना है, तो एक्टिंग नहीं करते और फुल फ्लेज्ड हम डबिंग में आ गए। सो वॉइस एक्टिंग कोई बात हो रही। बहुत बढ़िया। What about you, Raja? Now I'm happy with this. Is there anything that else that you think you would have done Yes, professionally? I've always been an aspiring filmmaker. Okay. And so I am in fact a writer and a filmmaker. मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं और मैंने प्रोफेशनली लिखा भी है फॉर टेलीविजन शोज एंड ऑल, और so that's there. In fact, I've been working on scripts since the last few years. मेरी 2 फिल्में बनी नहीं हैं, एक फिल्म किसी के पास पड़ी है जिसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और एक फिल्म जो है वो तो मतलब इट्स नॉट रेलेवेंट एनीमोर, और एक प्रोजेक्ट है जो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ. इट्स अ 5 एपिसोड वेब शो व्हिच आई एम राइटिंग माई सेल्फ, and so that's the future for me, and that's a definite future for me. That's nice to know, क्योंकि when it comes to voice over artists और dubbing artists, बहुत ज़्यादा मंच तो है नहीं जहाँ पर उनकी बातें होती हैं, जहाँ पर उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं लोग, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होता कि if not then what. तो I think एक वक्त ऐसा भी आएगा जब we will talk about voice artists beyond the microphone. I think अभी हम उस वक्त तक नहीं पहुँचे हैं, because अभी तो हमारा वो दौर चल रहा है जहाँ पर we are still trying to give a face to voices, as I like to say, and we'll be happy to know कि पिछले 5-6 सालों में 200 से ज़्यादा वॉइस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स, चाहे वो वॉइस आर्टिस्ट हों, नरेटर, डबिंग आर्टिस्ट हों, साउंड इंजीनियर हों, प्रोड्यूसर हों, ब्रॉडकास्टर हों, राइटर हों, ट्रांसलेटर हों, डबिंग डायरेक्टर हों, मिक्सिंग इंजीनियर हों, हमने कोशिश ये की है कि हर तबके को, हर सेगमेंट को हम फीचर करें, हर सेगमेंट के अच्छा काम करने वालों को फीचर करें, और ये सफ़र अभी चल रहा है, बट होपफुली वेरी सून व्हेन थिंग्स गेट बिगर we will get to explore other facets of the personality of these of all voice artists. मैं आपने पूछा नहीं पर मैं कह देता हूँ, मेरे जहन में कभी आया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से मेरी पूरी एडल्ट लाइफ I've only been a voice over artist. तो मेरे तो अभी खून में दौड़ता है, रग में दौड़ता है, और मैं बहुत कम उम्र से मैंने इस काम की शुरुआत कर दी थी जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था एज अ रेडियो एंकर. तो उस वक्त से ही आई हैव बीन ऑलवेज इनटू द क्राफ्ट ऑफ वॉइस एक्टिंग. पर मैंने सोचा मैं आप लोगों से पूछूं, तो बड़ा अच्छा लगा जानकर कि मोस्ट ऑफ यू आर सो पैशनेट अबाउट द क्राफ्ट दैट यू कांट थिंक ऑफ बीइंग एनीथिंग एल्स बट बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट. तो गाइस बहुत बहुत अच्छा लगा. इतना मत यूं लगा कि कुछ देर के लिए यूं लगा कि दोस्तों के साथ बैठा हूं और एक महफिल जमी है और सिर्फ खा पी नहीं रहे हैं कुछ, बाकी सब बातें. एक बात और कहना चाहेंगे हम कि हम लोग पर्दे के पीछे हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा नाम भी पर्दे पर आए. कहीं कुछ जगहों पर हम थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं और हमारा नाम पर्सनली आता है. एज अ डबिंग कोऑर्डिनेटर वॉइस वर्क्स परिणीता चैटर्जी तो जाता ही है, लेकिन जिन कैरेक्टर्स को हमने डब किया है उसके लिए हम चाहते हैं हमारा नाम जाए, हम सभी का नाम जाए, क्योंकि हर किसी का नाम अब तो हो रहा है ना, मगर पन्नीती अब तो ज्यादातर जगह तो अब व्हेन इट कम्स टू डबिंग तो नाम तो आता है. बिल्कुल अभी पूरी तरह से नहीं हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो रहा है. हाँ, तो आई थिंक शुरुआत अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले. तो बहुत जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, आई मीन आई हैव टू कॉम्प्लीमेंट देम, क्योंकि वो बहुत प्रोग्रेसिव आउटलुक वाली कंपनियां हैं और बाकायदा ना सिर्फ आर्टिस्ट्स का बल्कि जो डब कर रहे हैं, जो स्टूडियो उनका, इंजीनियर्स का, पूरी टीम का नाम आता है बहुत. बल्कि मुझे लगता है कि कई जगहों पर नहीं आता है वो जगह, जैसे टीवी कमर्शियल्स में आज भी कई प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं जब वो यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं अपने टीवी कमर्शियल्स, तो कई बार स्पॉट बॉय तक का नाम आ जाता है, मगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट. कई बार तो मैंने कमेंट किया है
और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैं हूँ, कोई भी हो, मेरे लिए ये क्राफ्ट सबसे सर्वोपरि है। तो कितनी बार मैं लिखता हूँ उनको, मैंने कहा मैं लिखता हूँ कि आपने वॉइस आर्टिस्ट का तो नाम ही नहीं डाला। और तो ये एडवर्टाइजिंग में अभी बाकी है। हाँ, बाकी तो डबिंग में तो आई थिंक थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड सो मच एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल एंड इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर। अब तो बल्कि नेटफ्लिक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो कई बार बिहाइंड द सीन्स भी करने लग गए हैं एक्टर्स के साथ। आई थिंक धीरे धीरे थिंग्स अच्छी होंगी एंड आई थिंक दिस इज अ ग्लोरियस टाइम फॉर द वॉइस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द लोकलाइजेशन बूम। उसकी वजह से तो अगर आपके पास कला है और डिसिप्लिन है, जैसा राजा ने कहा डिसिप्लिन है, लैंग्वेज पर अगर आप काम कर सकते हैं, राजेश जी ने कहा कि अगर आपके अंदर का बच्चा जिंदा है, इफ यू आर ऑलवेज वांटिंग टू लर्न एंड तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई व्हेन पीपल से कि डज दिस फील्ड हैव, इसमें स्कोप है क्या? ये कई बार सवाल आई एम श्योर आप लोगों से भी पूछा गया है। कोई नया बंदा आपसे पूछता है कि इस काम में स्कोप है, तो मैं कहता हूं कि अगर आपको जूता पॉलिश करना आता है ना, उसमें भी स्कोप है। पर फिर आप यू शुड बी पॉलिशिंग द शू लाइक नोबडी इन द वर्ल्ड कैन। एंड हाउ एंटरप्राइजिंग आर यू। आज जूते धोने की भी लॉन्ड्रीज खुल गई हैं। तो स्कोप तो हर काम में है, बशर्ते आप कितना बेहतरीन वो काम करते हैं। और आज बात सिर्फ आपकी आवाज की या आपकी भाषा की भी नहीं है, यू नीड टू बी एंटरप्राइजिंग। आपको खुद को मार्केट करना भी आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया यूज करना भी आना चाहिए, आपको काम में आपकी वर्सेटैलिटी भी होनी चाहिए, भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एंड टिल द टाइम यू डोंट मेक इट, तब तक काम के लिए भागने दौड़ने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक परसिवियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप चारों ही इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं, people who have persevered and people who have relentlessly pursued this craft, and that is the reason why you are where you are. And I am so thankful, Rajesh ji, Raja, Pannidi and Rakhi for doing this, for making India Voice Fest a part of your life. Once again, thank you, and I will see you soon. Bye-bye. Thank you very much. Thank you for doing this for us, for all the voice artists, for bringing visibility to our profession, and we really needed this. So thank you so much. We all always used to speak about it कि ये होना चाहिए, कुछ होना चाहिए हमारे craft में भी, but finally you've actually done this, and kudos to you and your entire team. Thank you so much. Thank you, and kudos to all of you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you.